नमस्कार। सबसे पहले तो रिपोर्टर दीदी की तरफ से आप सभी को स्वाधीनता के इस अमृत महोत्सव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज कुछ ऐसी चर्चा लेकर मैं आपके सामने आई हूं जिसके बारे में बहुत समय से सुन रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है ना जैसे अग्निकुंड में जिसने घी डाल दिया। आप सबको पता है कि हमेशा मैं स्त्रियों को लेकर बातें करती हूँ। बहुत बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चुभती हैं और जहाँ लगता है कि बोलना चाहिए। तो हालिया कुछ समय में ऐसे कुछ घटनाएं हुई हैं जिनको देखकर लगा कि अब तो रिपोर्टर दीदी को अपनी बात कहनी चाहिए। ये सही समय है, अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। ऐसा है कि आधुनिक काल में गुलामी से मुक्ति पाए आज हमें 75 साल हो गए हैं। सदियों पुराना देश है हमारा, सदियों पुरानी है संस्कृति हमारी और एक गौरवशाली इतिहास भी है जिसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं, जिसके बारे में हम बात नहीं करते, और विशेषकर तब जबकि वो बात स्त्रियों से जुड़ी हो। हमें नहीं बताया गया कि प्राचीन काल में स्त्रियों को ऐसे बहुत से अधिकार प्राप्त थे जिनका नाम भी आधुनिक काल में लेना उचित नहीं समझा जाता। और वो अधिकार ऐसे थे जो कालांतर में एक षड्यंत्र के तहत स्त्रियों से छीन लिए गए। देखा जाए तो ये जो विषमता वाली जो विडंबना है वो हमेशा से रही है। बाद में हम कहते हैं कि आक्रमणकारियों का दोष था और ऐसे तमाम कारण दिए गए जिनके कारण स्त्रियों को पर्दे के पीछे धकेला गया। लेकिन आज तो हम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, और इसके बावजूद हमारे दिमाग में जो सड़ांध है वो निकलने का नाम नहीं ले रही है। अब मैं इतनी लंबी चौड़ी भूमिका क्यों बना रही हूँ? क्योंकि जो बात कह रही हूँ वो भी गंभीर है। महानगर में एक कॉलेज है, सेंट जेवियर कॉलेज। बड़ा अत्याधुनिक कॉलेज माना जाता है और मैं खुद भी बहुत बार गई हूँ वहाँ पे। युवाओं को देखा है मैंने, बहुत आधुनिक विचार हैं उनके और कई तरह के अच्छे काम वो करते रहे हैं। और स्त्री मुक्ति का या यूं कहें कि स्त्री सशक्तिकरण का बहुत बड़ा बोलबाला भी वहाँ पर चलता रहता है। लेकिन स्त्री सशक्तिकरण की इस चिंता में स्त्री को आदर देना, उसकी इच्छा का मान रखना, ये शायद सेंट जेवियर कॉलेज ही नहीं बल्कि आज भी हमारे आधुनिक भारतीय समाज को भी अमल करना नहीं आया। अब जैसा कि घटना आप सब जानते हैं, एक छात्र है उस कॉलेज का जो सोशल मीडिया पर अपनी शिक्षिका का पीछा करता है, उसकी निजी तस्वीरें देखता है। अब यहाँ हमें ये समझना ज़रूरी है कि तमाम आदर्शवादी सोच और विचारधाराओं के बीच आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि आपके शिक्षक या शिक्षिका एक मनुष्य हैं, उनका एक निजी जीवन है, उनका एक प्रोफेशनल जीवन है जो अलग है, और एक उनकी निजी जिंदगी है वो बिल्कुल अलग है। तो अगर आप उनके पेशेवर जीवन में हैं तो सबसे
बड़ी बात तो ये है कि आपको ये अधिकार ही नहीं है कि आप पेशेवर जीवन में रहते हुए उसके निजी जीवन से जुड़ी बातों को जानने के लिए अपनी मर्यादा का उल्लंघन करें, उसकी निजी तस्वीरें देखें और उसके बाद खुद को ईमानदार साबित करने के लिए उसे ही दोषी बना दें। यहाँ तक तो छात्र की गलती हम कहें, लेकिन उसके बाद और छात्र वो भी कॉलेज में पढ़ता है, वो बच्चा नहीं है, एक मताधिकार का अधिकार प्राप्त करने वाला एक युवक है, जिसके पास इतनी बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि शालीनता क्या होती है और उसकी सीमाएं क्या हैं। उसके बाद उसके पिता ने देखा, बेटे ने तो देखा, फिर पिता ने भी देखा और उनके ऊपर आदर्शवाद का खुमार छा गया और उन्होंने कॉलेज में शिकायत की। किस लिए? उस शिक्षिका ने अपने निजी जीवन में कुछ समुद्र के किनारे जो वस्त्र पहने जाते हैं उसे बिकनी कहते हैं, बिकनी पहन रही थी। मजे की बात है ना, आप दिन भर फिल्मों में बिकनी देखते हैं, हीरोइनों के बिकनी देखते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी नज़र का घोटाला इतना क्यों बढ़ जाता है कि आप हर अपने आसपास रहने वाली स्त्री को अपने सांचे में ढालना चाहते हैं? मतलब थोड़ी तो शर्म लिहाज होनी चाहिए ना। आंखें फाड़ फाड़ कर आप अपने शिक्षिका का प्रोफाइल देख रहे हैं, उनकी अंतरंग तस्वीरें देख रहे हैं, जो कि बेहद निजी और गोपनीय है, जो कि अपराध है। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप उनकी शिकायत कर रहे हैं। यहां ध्यान रहे कि भारतीय संस्कृति में गुरु को अभिभावक का दर्जा दिया गया है, यानी ये छात्र महाशय और उनके पिता महाशय जब ये कांड कर रहे थे तो उनको ध्यान में रखना था कि वो अपनी माता सम शिक्षिका की वो तस्वीरें देख रहे हैं जिनको देखते ही उनको अपनी सोच पर चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, लेकिन नहीं। और ऊपर से वो कॉलेज, ऐसा क्या दबाव है आपके ऊपर जो आप उन लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं करते जो कि आपके कॉलेज को अव्वल रखने के लिए खून पसीना अपना एक कर देते हैं? क्या आपको ये अधिकार था यह करने का? क्या अपने शिक्षकों की निजता आपके लिए कोई महत्व नहीं रखती? और क्या ऐसे ही तमाम शिकायतों के आधार पर विद्यार्थियों द्वारा तथा कथित विद्यार्थियों द्वारा अपने गुरुओं का जीवन नियंत्रित किया जाता रहेगा? शिक्षक और शिष्य के बीच में एक मर्यादा होती है, एक दूरी होती है, उसका पालन हमेशा किया जाना चाहिए। और ये संस्थान का दायित्व है कि वो देखे कि विद्यार्थी के साथ शिक्षकों की गरिमा का खंडन ना हो। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सेंट जेवियर कॉलेज इस मामले में पूरी तरह फेल रहा। आपने अपराधी की जगह एक विक्टिम को ही दंड दिया। बहरहाल जैसा कि होना था, हंगामा तो इस मामले में हुआ है। अब दूसरी घटना उससे भी महान व्यक्ति से जुड़ी है। अगर आप महाभारत देखते होंगे तो आपने देखा होगा भीष्म का किरदार निभा रहे मुकेश खन्ना जी की। देखिए, मैं किसी के निजी जीवन पे बात नहीं करती, लेकिन उनका जो मानना है ना, उनकी जो सोच है, वो यदा कदा हमेशा स्त्रियों को लेकर अपने उल जुलूल बयानों के लिए जाने जाते हैं। और आज के युग में रहकर भी जो नियंत्रित करने वाली मानसिकता है स्त्री की, उससे ग्रसित हैं। तो महोदय ने कहा है कि जो स्त्री
अपने यौन अधिकार का प्रयोग करे, प्रणय निवेदन करे और प्रेम चाहे, या यूं कहें कि यौन इच्छा व्यक्त करे, वह स्त्री धंधा करती है। वाह, क्या शब्द है। तो हमसे पूछना चाहेंगे कि आप भारतीय संस्कृति को कितना जानना चाहने की बात करते हैं और कितना जानते हैं। शायद मुकेश खन्ना जी ये भूल गए हैं कि यह वह भारत देश है जिसने स्त्रियों को स्वयंवर का अधिकार दिया है। यह वह देश है जहां स्त्रियों को प्रणय के निवेदन का अधिकार था। यह वह देश है जहां दुष्यंत ने नहीं, शकुंतला ने और कृष्ण ने नहीं, रुक्मिणी ने प्रेम पत्र लिखा, संभवतः विश्व का प्रथम प्रेम पत्र। शायद पुरुषों को निर्णायक स्थिति में रखने की जो मानसिकता है, उससे आप इतने ग्रस्त हैं कि आप यह भी भूल गए हैं कि यह वह देश है जहां पर काम सूत्र की रचना की गई। वो देश इतना संकीर्ण तो होगा नहीं आपकी सोच की तरफ। मतलब निर्लज्जता की कोई सीमा होती है या कि नहीं, अब ये खन्ना बाबू खुद तय करें। मुझे इस दोहरे मापदंडों में जो खींचतान है ना, वो समझ में नहीं आते। इस देश में जहां पर एक पिता अपनी पुत्री को अपने वचन का पालन करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दान की वस्तु समझकर प्रदान करता है जो उसे प्रेम नहीं करता, बल्कि उसे माध्यम बनाता है अपनी गुरुदक्षिणा प्राप्त करने का। अगर आपने माधवी की कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि किस तरह श्याम कर्ण अश्व पाने के लिए, वो भी अपने लिए नहीं, गुरु दक्षिणा किसी और की पूर्ण करवाने के लिए माधवी को अपना शोषण झेलने को बाध्य होना पड़ता है और अपनी संतान तक से वो वंचित रहती है। मजे की बात है कि आपके इतिहास में यह पाप नहीं है और ये याति और गालव आपके लिए आज भी पूजनीय है। विचित्र है ना? विचित्र है आपकी सोच, जहां पर एक स्त्री की सुंदरता को अपराध बना दिया जाता है और पवित्र मानी जाने वाली संस्कृति में आप उस स्त्री को बाध्य करते हैं कि वह नगर वधू बने। आपके लिए स्त्री का अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता। आप वो हैं जिन्होंने नियमों को अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा और एक स्त्री को 5 पुरुषों से विवाह करने को बाध्य किया और बाद में उसे लंचित भी करते रहे। आखिर आप किस ओर हैं? आप वो हैं जहां पर गार्गी कोई प्रश्न करती है तो आप उसका शीश उड़ा देना चाहते हैं। मुकेश खन्ना जी, आपको दिमागी सोच को समृद्ध करने के लिए एक बार फिर से अपनी संस्कृति की तरफ वापस जाना चाहिए। सुंदरता अपराध नहीं है, यौनिक्षा अपराध नहीं है। अपराध है तो आपकी वो जो घटिया सोच है ना, जो एक स्त्री को मनुष्य के रूप में नहीं देखती, वो अपराध है। चलिए एक और बयान सुनते हैं। एक महानुभाव ने कहा, नेता हैं, नेताओं का तो छल कपट माफी होता है क्योंकि वो तो आए दिन कुछ ना कुछ कहने ही लगते हैं, लेकिन मुझे लगा कि इन पर भी बात होनी चाहिए। महाशय ने कहा कि स्त्रियों को नौकरी पाने के लिए या काम पाने के लिए या अधिकार पाने के लिए पेशेवर जिंदगी में पुरुषों के साथ सोना पड़ता है। अब ईमानदारी से बताइए तो क्या पुरुषों को नहीं सोना पड़ता? और मुकेश खन्ना जी की जगह तारा
क्या इन्होंने गिगोलो शब्द सुना है या नहीं, ये मुझे जानना है, जो कि पुरुष वेश्या को कहते हैं। पेशेवर जीवन में जो शॉर्टकट मारते हैं वो स्त्री या पुरुष देखकर बात नहीं करते, वो जेंडर से परे होते हैं। तो इसमें स्त्री को सुनना पड़ता है या पुरुष को सुनना पड़ता है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और अगर कोई ऐसा कर रहा होगा तो अगर आप बड़े हैं और आपके पास अधिकार है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका यह दायित्व है कि जो व्यक्ति अगर आपकी नज़र में वो मार्ग से भटक रहा है तो मार्ग को सही करके उसके सामने रखें। आपने ऐसा नहीं किया, आपने उसकी विवशता, उसके भोलेपन, उसकी नासमझी, इन सभी का लाभ उठाया और आप उसे दोष दे रहे हैं, उसे चरित्रहीन कह रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपना चरित्र खुद संभालिए। किसी बकरी की गर्दन काटने जितना ही बड़ा पाप है किसी वंचित जो बच्चे होते हैं या कोई भी हो, जो युवा होते हैं, जिनके पास कई बार घर की परिस्थिति ऐसी होती है कि वो इच्छा से नहीं, विवशता से इस तरह की स्थिति में फंसने को बाध्य होते हैं और आप उससे वो करवाते हैं, तो उनसे बड़े अपराधी तो आप ही हुए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दाम्पत्य जीवन बिल्कुल गायब होता है और ऐसी स्थिति में वो प्रेम को बाहर तलाशते हुए या तो हर लड़की में अपनी गर्लफ्रेंड खोजते हैं या ऐसी कोई स्त्री हुई तो वो हर पुरुष में अपना बॉयफ्रेंड खोजती है। ये आपकी सड़ी हुई सोच का परिणाम है और ये जेंडर से परे वाली चीज है। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि अगर आप किसी गद्दी पर बैठे हैं, किसी ऊंचे पद पर बैठे हैं, आपको ये समझना होगा कि आपका ध्यान रखने वाली हर लड़की आपकी गर्लफ्रेंड नहीं होती और आपका ध्यान रखने वाला हर लड़का आपका बॉयफ्रेंड नहीं है। आपकी एक सीमा है और आपको उस सीमा के साथ रहना सीखना चाहिए। बात स्त्री विमर्श की हो रही है तो कई बार मैं सोचती हूँ कि आखिर आज़ादी के 75 साल बाद भी, शताब्दियों से, सदियों से, युगों से हम किन प्रकार की स्त्रियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब मैं कंफ्यूज्ड हूँ। हमारा संघर्ष किस प्रकार की स्त्री के लिए है? वो जो इस संघर्ष का फल प्राप्त करने की वास्तविक उत्तराधिकारी है वो, या फिर वो जो आधुनिकता का चोला ओढ़े हैं और पितृसत्तात्मक समाज की तमाम सुविधाओं का लाभ उठाते हुए उसके अनुकूल बनी रहती है और जो संघर्ष स्त्री है उसके अधिकारों का दमन करती है। मैं ऐसी स्त्रियों को अवसरवादी कहती हूँ। ऐसी स्त्री शिक्षित भी है, नौकरी भी कर रही है, डिग्रीधारी है और तमाम तरह की सुविधाओं का लाभ वो उठा रही है और वो हल्के से वो खुद को अलग कर ले रही है कि वो इन चीज़ों में नहीं है। हमारे स्त्री मुक्ति की सबसे बड़ी बाधा यह स्त्री है, जो पढ़ाती है, लिखाती है, नौकरी करती है, बड़े बड़े पदों पर बैठी हुई है, परंतु जब अपने परिवार की बात आती है तो परिवारवाद के नाम पर, बच्चों के नाम पर वो उस संघर्ष रत स्त्री के अधिकारों को खाने के लिए सबसे आगे है, उसके शोषण में सबसे आगे है। क्या हम ऐसी स्त्रियों के लिए लड़ रहे हैं या हम ऐसी स्त्रियों के लिए लड़ रहे हैं जो खुद को बेचारी कहती हैं और पति और परिवार और संयुक्त परिवार के नाम पर अपने घर की हर उस स्त्री का जीना दूभर कर रही है जो उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। वो चुपके से
उसके खिलाफ षड्यंत्र रचती है। और मज़े की बात है कि हमारे समाज में ऐसे लोगों को देवताओं की तरह पूजा जाता है। तो जब तक आप अपराधियों को किसी जेंडर की वजह से छूट देंगे तो आप भूल जाइए कि आप समाज का भला कर रहे हैं। ज़रूरी है कि अगर हम एक स्वस्थ समाज और देश चाहते हैं तो हमें ऐसे लोगों को दंडित करना होगा, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना होगा जो कि अपनी सड़ी हुई सोच और दमित जो लोभ के कारण कुंठा में जीवन जी रहे हैं और तमाम तरह के ऊंचे नीचे दांव पेच खेलते हैं। तो ये ज़रूरी है, यही बात मुझे कहनी है कि अगर आप वाकई स्त्रियों को आगे ले जाना चाहते हैं या यूं कहूं कि स्वस्थ समाज बनाना चाहते हैं तो परिवार, समाज, जेंडर, इन सब से परे जाकर इस तरह के षड्यंत्रियों के साथ वही कीजिए जो किसी अपराधी के साथ किया जाता है। वरना दिनकर के शब्दों में मैं कहूं कि नहीं, पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद। फिर हम मिलेंगे किसी और रूप में। आज तो बड़ी सीरियस बातें हो गई, लेकिन बातें ज़रूरी थी। तो अपना ध्यान रखिएगा, फिर हम आपसे मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।